गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के बीच 2-4 दिनों के गैप के बीच के बाद उपस्थित हो रही हूँ। कारण आपको पता ही है, मेरा ट्रांसफ़र जोधपुर हो गया है और यह सब आप लोग की दुआओं का परिणाम है। जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो ज़रूर परमात्मा प्रसन्न होते हैं और इसी प्रसन्नता का तो परमात्मा प्रसन्न होते हैं, आप प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं तो अपने को आशीर्वाद देते हैं। आप लोग को दुआओं का ही आशीर्वाद मुझे मिला है और अब मेरा ट्रांसफ़र मेरा घर जोधपुर में हो गया है। तो मेरे दोस्तों, अब मैं रेगुलर नियमित रूप से आप लोग को क्वेश्चंस देते रहूँगी, कंसेप्ट क्लियर कराते रहूँगी। वे बच्चे बिल्कुल निराश ना हों जिन्होंने टीजीटी का परीक्षा दिया लेकिन सफलता नहीं मिली है। कई बच्चे हमें लिखते हैं कि मैडम हमारा परीक्षा अच्छा नहीं हुआ। कोई बात नहीं बेटा, भगवान परीक्षा लेते हैं, अपने को सफल होना है, लगे रहना है, छोड़ना नहीं है। अगली बार सफल होंगे, तब तक आप पढ़ते रहिए। तो कुछ बच्चों ने कहा था मैडम हमें टिश्यू पढ़ा दीजिए और टिश्यू से संबंधित कुछ क्वेश्चंस बता दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं टिश्यू का एक एक पार्ट, जैसे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मैं सोच रही हूँ कि एक एक टिश्यू के बारे में आपको संपूर्ण संभावित एमसीक्यू बता दूँ और साथ में इसको एक्सप्लेन कर दूँ, जिससे कि आपको आगामी परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो चलो बगैर समय गंवाए हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपके पास आच्छादक ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक, चौथा तंत्रिका ऊतक। क्वेश्चन कैसा है? इजी है, एवरेज है, कठिन है? एवरेज क्वेश्चन है। हमारे शरीर में सबसे अधिक कनेक्टिव टिश्यू ही मिलता है, संयोजी ऊतक ही पाया जाता है। और इनमें भी अगर प्रश्न आए आपको कि संयोजी ऊतक में सबसे ज़्यादा कौन सा ऊतक है, तो आपका आंसर होना चाहिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, अंतरालीय संयोजी ऊतक। यह ऊतक, अंतरालीय संयोजी ऊतक, न्यूरॉन, आर्टरीज, धमनियाँ सभी प्रकार की, ब्लड वेसल्स है ना, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल तंत्र सिस्टम, जठर आंत्र तंत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा, सबसे अधिक क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में भी सबसे ज़्यादा कौन है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। वर्णकी संयोजी ऊतक है, वर्णकी संयोजी ऊतक है, तंतुमय संयोजी ऊतक, सामान्य संयोजी ऊतक, कंकाल संयोजी ऊतक या तरल संयोजी ऊतक? जिन बच्चों ने पढ़ा है इसका जवाब बड़े आसानी से दे देंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो बेटा मैं क्या करूँगी बताओ? आप नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से करोगे? करेक्ट आंसर क्या है? बोल दो। करेक्ट आंसर है आपका सामान्य संयोजी ऊतक। सामान्य संयोजी ऊतक को ही 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला अंतरालीय, दूसरा वशीय है ना, तीसरा आपका वर्णकी और चौथा आपका जालमय। मैं इससे संबंधित आपको, अगर मैं जोधपुर पहुंच ही गई हूँ आप लोग की दुआओं से, तो टेलीग्राम चैनल पर जा करके आपको इसको नोट्स भी दे दूँगी, जो मैंने पढ़ाया है वो दे दूँगी। ठीक है, लेकिन अभी रिलीविंग में थोड़ा सा वहाँ चुनाव होने के कारण नहीं जा पा रही हूँ, तो जाते ही मैं आपका काम करूँगी। सबसे पहले आप लोगों का काम करूँगी, क्योंकि आपकी दुआओं से मैं अपने घर पहुँची हूँ। आपने दिल से दुआएं दी है मेरे स्वास्थ्य के लिए, तो आपकी दुआएं मुझे काम आई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो।
अंतरालीय ऊतक में तंतु मुख्य रूप से होते हैं। अंतरालीय ऊतक में तंतु मुख्य रूप से होते हैं। पहला 2 प्रकार के, दूसरा 4 प्रकार के, तीसरा 3 प्रकार के, चौथा 5 प्रकार के। कौन से हैं? बोलो जी बेटा। 2 प्रकार के होते हैं। करेक्ट आंसर कौन है? पहला श्वेत कोलेजन तंतु और दूसरा है पीले इलास्टिक तंतु। राइट। अब क्वेश्चन नंबर चौथा देखो। क्वेश्चन नंबर 4 ट्रैकिया में उपस्थित होता है। ट्रैकिया किसको कहते हैं? श्वास नली को। ये नाक है अपना, नाक से नासा मार्ग जा रहा है, नासा मार्ग से ये ट्रैकिया। ठीक है। तो जो ट्रैकिया है इसमें क्या उपस्थित रहता है, ये प्रश्न पूछ रही हूँ। ऑप्शन है आपके पास। ट्रैकिया में उपस्थित होते हैं पीले इलास्टिक तंतु, दूसरा श्वेत कोलेजन तंतु, तीसरा क्रोमेटोफोर्स और चौथा इनमें से कोई नहीं। 2 ही में कन्फ्यूजन है। 2 ऑप्शन तो आपको ऐसी सीधे सीधी है। क्रोमेटोफोर्स इसमें है नहीं, चौथा इसमें कुछ है नहीं, और अब यह है कि पीले इलास्टिक तंतु या श्वेत कोलेजन तंतु, दोनों में से क्या रहता है ट्रैकिया में? पीले इलास्टिक तंतु इसमें उपस्थित होते हैं। समझ गए? क्या होते हैं इसमें उपस्थित? पीले इलास्टिक तंतु। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5। हमारी त्वचा का विभिन्न रंग होता है। जो हम त्वचा का रंग देखते हैं, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई सांवला है, कोई गोरा में बिल्कुल बहुत गोरा है, तो किसके कारण होता है? ऑप्शन दे रही हूँ, बताओ आप। क्रोमेटोफोर्स के कारण, पहला ऑप्शन। दूसरा श्वेत कोलेजन तंतु के कारण, तीसरा पीत तंतुमय ऊतक के कारण, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत इजी क्वेश्चन है, हल्का से भी पढ़ा होगा तो जवाब दे देंगे। बोलिए। करेक्ट आंसर क्रोमेटोफोर्स। क्रोमा मीन्स होता है कलर, और क्या पूछ रहा है? हमारी त्वचा का रंग। हम गोरे, काले, सांवले, गेहुआ रंग किसके कारण है? क्रोमेटोफोर्स के कारण। ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। भोजन गृह कहलाता है, फूड हाउस कहलाता है किसको? वसीय संयोजी ऊतक, जालमय संयोजी ऊतक, कंकाल संयोजी ऊतक या तरल संयोजी ऊतक? फूड हाउस किसको कहते हैं? सोचो, इजी क्वेश्चन है। वसीय संयोजी ऊतक को। ठीक है। यही फूड हाउस है। जैसे अभी तक मैंने खाना नहीं खाया, चाहे आपने खाना नहीं खाया, तो आपको जो एनर्जी मिल रही है, हमें जो काम करने की एनर्जी मिल रही है, वो किसके कारण मिल रही है? ये वसीय संयोजी ऊतक के कारण ही मिल रही है। ठीक है। यही टूटता है, ऊर्जा देता है, और हम विभिन्न कामों को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन क्या है? भूरे वसीय ऊतक उपस्थित होते हैं। भूरे वसीय ऊतक उपस्थित होते हैं, किसमें होते हैं बेटा बताओ? गर्भस्थ शिशु में, ऑप्शन है आपके पास। गर्भस्थ शिशु में, नवजात शिशु में, वयस्कों में, या केवल गर्भस्थ शिशु और नवजात शिशु में? करेक्ट आंसर नवजात शिशु में, और भूरी, और जो गर्भस्थ शिशु है ना, माता के जो गर्भ में, उनमें ये भूरे वसीय ऊतक मिलते हैं। ठीक है। और यही ऊतक बालकों को वातावरणीय ठंड से बचाते हैं। कई बार आपने सुना, देखा है, नवजात शिशु को माताएं लोक लाजवस के कारण, परिवार के कलह के कारण कहीं और छोड़ आती हैं।
मंदिर में छोड़ आती हैं, सड़कों पर छोड़ आती हैं, नालियों में फेंक देती हैं। इसके बावजूद भी बालक जीवित रहता है, ठंड के मौसम में भी मरता नहीं है। ये उत्तक रहता है उसमें उपस्थित। और परमात्मा तो है ही बचाने वाला, ऊपर वाले भगवान तो है ही। ऊपर वाले से तो हम कभी सोच भी नहीं सकते। जाके राखे साइयाँ, मार सके न कोई, अब बाल न बाका कर सके, जो जग बैरी होए। ठीक है, तो क्या होता है, याद हो गया आपको? भूरे वश्य उत्तक उपस्थित होता है नवजात शिशुओं में और गर्भस्थ शिशुओं में। ठीक है, जो उनको वातावरणीय ठंड से बचाव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, भूरे वश्य उत्तक नहीं पाए जाते हैं। मैंने पूछा नहीं पाए जाते हैं नवजात शिशु में, गर्भस्थ शिशु में, वयस्कों में, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर, वयस्कों में नहीं पाए जाते हैं। शिशु जन्म के पश्चात महीनों में, कुछ ही महीनों या साल के भीतर ही वो जो भूरे वश्य उत्तक हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं श्वेत वश्य उत्तक में। ठीक है, तो वयस्कों में ये नहीं मिलता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आपका 9वां होगा ना। वसा आगार कहलाता है, फैट डिपोट किसको कहते हैं? फैट डिपोट, बस डिपो बोलते हो ना, बस डिपो जा रहे हैं, फैट डिपो किसको कहते हैं? बॉडी का फैट डिपो कौन सा है? वश्य संयोजी उत्तक, पीठ तंतुमय उत्तक, श्वेत तंतुमय उत्तक, या इनमें से कोई नहीं? इजी क्वेश्चन। वश्य संयोजी उत्तक इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो 11, पीठ तंतुमय उत्तक में लचीलापन का असाधारण गुण होता है। पीठ तंतुमय उत्तक में लचीलापन, लचीलापन का मतलब खींच दिया वापस वो अपनी जगह पर आ गया, खींच दिया वापस अपनी जगह पर आया, इलास्टिसिटी का जो गुण होता है किसके कारण है? ट्रोपोइलास्टिन के कारण, राइबोसोम के कारण, कॉन्ड्रिल का कारण, या इनमें से कोई नहीं? क्या करेक्ट आंसर है? करेक्ट आंसर क्या है? ट्रोपोइलास्टिन के कारण, या राइबोसोम के कारण, या कॉन्ड्रिल के कारण, या इनमें से कोई नहीं? जी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे। कहते हो कोई तुक्का, मैडम को तुक्का लगाना बताइए। बच्चे मैं तुक्का नहीं लगाई हूँ, मुझे नहीं पता है तुक्का किसको कहते हैं। मैंने पढ़ाई किया है, आज भी पढ़ती हूँ। मेरे बच्चे खुद मुझसे कहते हैं मम्मी आपको परीक्षा देना है, आप इतना क्यों पढ़ते हो? मैं पढ़ती हूँ बच्चे, मैं अपने बच्चों के लिए, मैं पढ़ती हूँ अपनी बेटियों के लिए, जो बेटियाँ अपने पैरों पर खड़ी हो सकें, जिन बेटियों को दुख से छुटकारा मिले, उनके लिए पढ़ती हूँ। ठीक है, तो देखिए करेक्ट आंसर ट्रोपोइलास्टिन, ट्रोपोइलास्टिन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखो 12, वश्य उत्तक भरा होता है, एडिपोस टिश्यू किस में भरा होता है? वश्य उत्तक भरा होता है। क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा जी, ध्यान रखना घुमा फिरा करके, लेकिन मैं पढ़ा दूंगी आपको। रक्तवाहिनियों में पहला ऑप्शन, दूसरा मज्जा गुहा में, तीसरा आरबीसी में, आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पसल्स, और चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या है करेक्ट आंसर? वश्य उत्तक भरा होता है अस्थि मज्जा में। करेक्ट आंसर अस्थि मज्जा में, जो जिसे हम बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, अस्थि मज्जा जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। समझ आ गया बात को? अब क्वेश्चन नंबर 13वां, हैवर्सियन संहति अनुपस्थित रहता है। हैवर्सियन सिस्टम अनुपस्थित रहता है किसमें? स्पंजी अस्थि में, ठोस अस्थि में, या उपास्थि में, या इनमें से कोई नहीं?
अनुपस्थित पूछ रही हूँ। क्वेश्चन इस तरह का आता है ना, कन्फ्यूज हो जाते हो आप, और हम भी कन्फ्यूज हो जाते हैं। पूछ रहे हैं अनुपस्थित है, तो भाई तंत्रिका उत्तक में रहेगा ही नहीं, ठोस अस्थि में होगा ही नहीं, तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? केवल स्पंजी अस्थि में उपस्थित रहता है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुन लोगे, तुम लोग गड़बड़ा गए हो। हाइवर्सियन संगति अनुपस्थित रहता है, उपस्थित रहेगा तो हम लिखेंगे ठोस अस्थि में, अनुपस्थित रहेगा किसमें? स्पंजी अस्थि में। याद रखो, स्पंजी अस्थि में अनुपस्थित रहेगा और ठोस अस्थि में ये उपस्थित रहता है। स्पॉन्जी अस्थि में क्या होता है? कैल्सिफिकेशन की क्रिया कम होती है। हड्डियां हमारी मजबूत किसके कारण होती हैं? कैल्सिफिकेशन के कारण। मगर रेड बोन मैरो की स्पॉन्जी अस्थि में अधिकता रहती है। तो जो इसके ऑप्शन पर मत जाना, ऑप्शन शायद मैंने गलत बता दिया आपको कि हाइवर्सियन सिस्टम जिसको मोस्टियोन कहते हैं अनुपस्थित रहता है स्पंजी अस्थि में, ठोस अस्थि में, उपरोक्त दोनों ही या इनमें से कोई नहीं। ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन ये है। मैंने तंत्रिका उत्तक बता दिया था, उसको काट देना आप लोग। तो हाइवर्सियन संगति जो है ना अनुपस्थित रहता है किसमें? स्पॉन्जी अस्थि में, क्योंकि इनमें कैल्सिफिकेशन की क्रिया बहुत कम होती है और रेड बोन मैरो की अधिकता होती है। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, उपास्थि के कार्य हैं। उपास्थि के कार्य हैं, उपास्थि कहते हैं कार्टिलेज को। क्या कार्य हैं? पहला, अंगों को एक आकार प्रदान करना, दूसरा मजबूती देना, तीसरा प्रत्यास्थता बनाए रखना, और चौथा उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या है? उपास्थि के क्या कार्य हैं? अंगों के आकार प्रदान करना, दूसरा है मजबूती देना, तीसरा है प्रत्यास्थता बनाए रखना, और चौथा उपरोक्त सभी। कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे इसमें कि मैंने अंगों को एक आकार प्रदान करना तो पढ़ा है, मजबूती देना भी पढ़ा है, प्रत्यास्थता बनाए रखना पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है ना? करेक्ट आंसर चौथा होगा, उपरोक्त सभी। जैसे ये उपास्थि अपना कान कैसे मरोड़ दे तो वापस ये अपना है ना अपनी पोजीशन में चला गया ना, मजबूती भी दे रहा है, एक आकार भी दे रहा है कान। इसे समझ लो, कान हमारा क्या कर रहा है? आकार भी दे रहा है, इसको मरोड़ भी रहा है, तो पर भी ये इसका आकार में परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रत्यास्थ है, खींचने के बाद भी ये अपने पोजीशन में जा रहा है। इसी तरह रीब्स जो है ना, वो भी इसका एक अच्छा उदाहरण है। वह भी पसलियाँ, रीब्स है ना, सांस लेते हैं तो फैलता है, सिकुड़ता है सांस क्रिया के दौरान। मैं पढ़ाऊंगी श्वसन तंत्र तो बता दूंगी। तो आज मैंने आपको कनेक्टिव टिश्यू के बारे में MCQ बताया और एक एक्सप्लेनेशन भी दिया। तो आप, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, जिससे कि हमें भी उत्साहवर्धन हो। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मुझे मेरे बच्चे याद आते हैं, मुझे मेरी बेटियां याद आती हैं और मैं उनके लिए काम करती हूँ। और मुझे आप लोग को दुआएं चाहिए, आशीर्वाद चाहिए और कुछ भी नहीं। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार।